Now we have discussed about the IP part. Now we shall discuss about the standard electrode potential. Standard electrode potential. See, there is something called a standard reduction potential जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करूं तो जैसे आपने एक सीरीज देखा होगा, उस सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम रहता है और लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है. और इसका मतलब यह है कि लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर. वाटर के अंदर लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है. जितना ज्यादा अच्छा नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो लिथियम इनसाइड द वाटर इज अ एक्सट्रीमली गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट यहां पर यदि मैं देखूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है दैट इज रिलेटिवली लेस या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू रिलेटिवली कम पॉजिटिव होती है या रिलेटिवली कम होती है. उसको भी बोलो कि पॉजिटिव साइन है तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब यह है कि वो कितना अच्छा सामने वाले को, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उसका हाई होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उसकी हाई होगी वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. जैसे लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3 समथिंग लाइक दिस है, इसी प्रकार उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू +3 समथिंग लाइक दिस हो जाएगी. तो इनकी जो वैल्यूज होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वो लेस नेगेटिव होगी, या आप बोल दो कि वैल्यू कम होगी उसकी. जैसे -3 है तो इनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, -2 -1 समथिंग लाइक दिस हो जाएगी. तो क्यों इनकी वैल्यू कम होती है, तो इसको समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब एक्चुअली क्या है. मतलब क्या है कि क्यों लिथियम जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इनसाइड द वाटर व्हेन कंपेयर्ड टू द सोडियम, सीजियम and rubidium which are extremely good reducing agent outside the water. यदि outside the water आप बात करो तो best reducing agent will be cesium not lithium, but inside the water the lithium is best reducing agent. तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि दो तीन चीजें जो लगती हैं. जैसे लिथियम जो है, लिथियम से लिथियम प्लस बनाने के पहले आपको लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस बनाना पड़ेगा, तभी आप आईपी का कंसेप्ट लगा सकते हो. एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी. So first energy which is coming in operation is sublimation energy. यदि मैं वैल्यू जो है वो सोडियम के लिए लूं तो सोडियम में लेने पे मेरे को एक बात समझ में आएगी कि सोडियम में सब्लिमेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो मेरे को कम लगेगी, सोडियम जल्दी सब्लिमेट हो जाएगा. सो सब्लिमेशन एनर्जी हियर आल्सो एंड दिस वैल्यू इज लेस इन केस ऑफ सोडियम. इसके बाद लिथियम गैस से मैं लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको आईपी बोलता हूं. आईपी की वैल्यू भी देखूं तो सोडियम के लिए आईपी की वैल्यू कम आएगी व्हेन कंपेयर टू द लिथियम. तो अब तक इन दो वैल्यूज के आधार पर तो लिथियम कम रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, सोडियम ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए. वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी भी कम है वहां पे और आईपी की वैल्यू भी कम है. बट एट लास्ट लिथियम प्लस का हाइड्रेशन होगा तो लिथियम प्लस विल गेट कन्वर्टेड टू लिथियम प्लस हाइड्रेटेड. इसमें एनर्जी रिलीज होगी और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. तो सोडियम गेट्स सोडियम प्लस becomes sodium plus hydrated, and this hydration energy in case of sodium will be very less when compared to lithium plus. Hydration energy is amount of energy released when the hydration occurs. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, जबकि सब्लिमेशन एनर्जी और आईपी तो सोडियम का ही कम था और ये एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी, इसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा. बट एट लास्ट यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए जो है ये लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की एब्नॉर्मली हाई है, इसलिए जो है लिथियम विल बिकम मोर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इनसाइड द वाटर व्हेन कंपेयर टू द सोडियम. तो तीन एनर्जीज जो कि इस केस में ऑपरेट हो रही हैं वो तीन एनर्जीज है
सब्लिमेशन एनर्जी, आईपी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और is relatively less in case of d block elements, and the reason is what for that? The reason is high sublimation energy, high IP and low hydration energy. So you can write here the reason is there when standard reduction potential value is low, the reason is high sublimation energy, high IP but low hydration energy, because of which they becomes less reducing in their power when compared to the elements of S block, because there the value of IP is less, the value of sublimation energy is also relatively very less. इसके बाद में आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे, सिर्फ एक कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन के नीचे आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। फर्स्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूं, वहां पे कॉपर एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में हाइड्रोजन के नीचे जिसकी वैल्यू आती है। इसका मतलब ये निकलता है कि कॉपर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिलीव नहीं कर पाएगा। कॉपर जो है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिलीव नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉपर जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर जो है HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और कॉपर को यदि आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बिकॉज कॉपर इज कमिंग बिलो डाउन, मतलब नीचे आ रहा है हाइड्रोजन के, तो इट वोंट बी एबल टू रिलीव द हाइड्रोजन फ्रॉम नॉन मेटल, मतलब वहां जाकर के कॉपर को रिलीव नहीं कर सकता है, जैसे कि एसिडिक हाइड्रोजन को जनरली जो है मेटल्स रिलीव कर देते हैं। आपने कई बार पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी कि सोडियम आया और उसने आकर के तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव कर दिया और खुद उसके जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बट वो सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं तो वो रिलीव कर सकते हैं, बट ये रिलीव नहीं कर पाएगा। बाकी एलिमेंट जैसे जिंक है, जिंक रिलीव कर देगा, जैसे कि Mn है, Mn रिलीव कर देगा, निकल रिलीव कर देगा, तो इस तरीके से ये एलिमेंट तो रिलीव कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, बट जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो रिलीव नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट is regarding the color. Color of the elements of D block. So what are the probable reasons for the color? One reason I told you in coordination chemistry. There are three probable reasons for the color. Number one is DD transition. Number one is DD transition that you have already read in coordination chemistry. Number two is charge transfer. And number three is polarization. We have already taken this DD transition और lanthanide actinides में भी कलर आते हैं, वहां पे FF ट्रांजिशन लगता है। So DD transition you have already read. Now polarization का एक एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूं, फिर चार्ज ट्रांसफर बताता हूं। जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ोगे कि polarization is directly proportional to intensity of color. जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, उतना ज्यादा कलर इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल AgF, AgCl, AgBr और AgI, कैटाइन तो यहां पे एक ही है Ag प्लस, मान लो ये हो गया, और F नेगेटिव सामने ये आ गया। Ag प्लस साइज तो Ag प्लस का सेम रहेगा सभी में, पर Cl नेगेटिव का साइज बड़ा हो जाएगा। फिर से Ag प्लस का साइज तो वही रहेगा जो पहले एग्जाम्पल में था।
बट ऑब्वियसली Br नेगेटिव का साइज रिलेटिवली बड़ा हो जाएगा. एट लास्ट Ag प्लस का साइज अगेन सेम रहेगा, पर I नेगेटिव का साइज जो है रिलेटिवली और बड़ा हो जाएगा. Therefore, the amount of polarization done by Ag plus पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर ज्यादा पोलराइज कर सकता है. So the amount of covalent character will be more in case of AgI when compared to AgBr, when compared to AgCl, when compared to AgF. इसलिए AgF में पोलराइजेशन कम है, it is colorless. जबकि AgCl में पोलराइजेशन ज्यादा है, it is white in color, white precipitate होता है AgCl का, it is pale yellow, and AgI is yellow. Remember कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हुए एक एग्जांपल में मैंने आपको ये बोला था, अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताऊंगा वापस से. ये 4 प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसमें AgCl इज व्हाइट इन कलर, वेल सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सेकंड इज AgBr is pale yellow in color and AgI is yellow in color. The method to distinguish is that AgBr is soluble in ammonium hydroxide but slowly, and AgI is not soluble in ammonium hydroxide. खैर ये बात जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगी, मैंने आपको एक दो बार इसलिए बताई जिससे आपको याद हो जाए फाइनली. नाउ देयर कम्स द थर्ड रीजन एंड दैट इज द चार्ज ट्रांसफर. चार्ज ट्रांसफर जैसे KMnO4 ले लो. KMnO4 K प्लस MnO4 नेगेटिव. K प्लस के कारण तो कोई कलर नहीं आना. K प्लस तो 18 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा आउटरमोस्ट शेल में, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां तो कोई कलर नहीं आना. MnO4 नेगेटिव का जहां तक सवाल है, उसमें फिलहाल Mn प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि ये रेजोनेंस होता है, यहां पे तुरंत चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होता है. जब चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो Mn अपनी प्लस 7 से एक मोमेंटरी टाइम के लिए प्लस 6 में जाएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो वापस से प्लस 7 में चला जाएगा. तो देयर अकर्स शिफ्टिंग ऑफ चार्ज ऑन दी Mn, और शिफ्टिंग ऑफ चार्ज के कारण जो है देयर विल बी अ काइंड ऑफ कलर दैट विल अपीयर. इसको समझने का और भी अच्छा तरीका ये है कि Mn में जो ऑर्बिटल है वो 3d लगा हुआ है और जो ऑक्सीजन में ऑर्बिटल है वो 2p लगा हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन 2p से 3d के अंदर ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में फर्क आएगा, जिसके कारण कलर का चेंज आपको दिखाई देगा. दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ट्रांसफर. चार्ज ट्रांसफर के कारण भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर दिखाई देता है. सो बेसिकली आई विल लिस्ट यू 3 रीजंस where the color will be visible. Number 1 is charge transfer, number 2 is polarization, and number 3 was the first one, and that was DD ट्रांजिशन. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो और उसके आधार पर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हो. तो नो नीड मच टू मेंशन अबाउट दिस. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन में. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लिया करो और उसके आधार पर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो. आप देख सकते हो कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें आप आराम से देख सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो देयर इज नो रीजन और नो थिंग टू राइट अबाउट दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. नाउ कम्स द नेक्स्ट वन एंड दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है. टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कोई भी चीज के कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होते हैं. तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, व्हाई दे डू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. नंबर 1 स्मॉल साइज, पहली बात तो इनमें स्मॉल साइज होता है. नंबर 2 अवेलेबिलिटी और वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर. एंड हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी. These are the reason why they will have a greater tendency to form the complexes. Size छोटा है, चार्ज ज्यादा है, vacant d orbital है, obviously they are going to form the complexes.
Then there is one more thing, formation of interstitial compounds. Formation of interstitial compounds. So what are interstitial compounds? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लैटिस स्ट्रक्चर इनका बनता है उसमें जो बीच बीच में जगह खाली होती है उसमें कुछ नॉन मेटल्स अपनी पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं, स्पेशली वो नॉन मेटल जिनका साइज छोटा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया. तो द नॉन मेटल्स, यू कैन राइट दिस, द नॉन मेटल्स acquires position in the vacant space for created in the lattice structure of d block element, in the lattice structure of d block elements. So generally the elements like hydrogen, boron, carbon, nitrogen will get fitted. Generally the smaller size non-metals like hydrogen, boron, carbon, nitrogen gets fitted. वो बीच बीच में फंस जाते हैं. However, they do not form covalent bond. Covalent bond की जगह लिखो chemical bond. They do not form chemical bond with नॉन मेटल्स. मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट इस समय किसी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते नॉन मेटल्स के साथ में जो बीच में फिट हो जाता है. Therefore the chemical properties are not affected. Only physical properties are affected. The chemical properties are not affected. Only physical properties are affected. Example: density, refractive index, hardness, etc. जैसे कि आयरन में कार्बन बीच बीच में फिट होता है तो हम उससे स्टील बना लेते हैं, तो इट एड्स अप टू द हार्डनेस, Mn ऐड करते हैं तो वो उसकी हार्डनेस को बढ़ा देता है. तो इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो अफेक्ट करते हैं. इंटरस्टिशियल एलिमेंट में किसी प्योर कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पे तो असर पड़ता है, बट चूंकि किसी प्रकार का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज सेम रहती है. सुनाओ. लिखना कैटालिटिक प्रॉपर्टी. Catalytic properties. Since D block elements have n minus d subshell empty and also their property or also their ability to form interstitial compounds and also because of their ability to form interstitial compounds they
play catalytic role. Play catalytic role. Example, hydrogenation done by और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल एक्सेट्रा plays their role. Fe acts as a catalyst in Haber's process. In ammonia preparation. अमोनिया के प्रिपेयर करने पे V2O5 in preparation of SO3 from SO2 in preparation of S2SO4 in preparation of S2SO4 MnO2 in decomposition of KClO3 etc. KClO3 etc.